औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CCNA का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और अगर नेटवर्किंग फ़ील्ड में आप आगे जाना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत से लोग इस टॉपिक पे मतलब डिटेल से नहीं समझते। इसको बंदे को समझ आ जाती है लेकिन थोड़ा सा इस फील्ड में आगे जाने के बाद। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है OSI मॉडल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर CCNP, CCIE या CCNA सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस, ये इस किस्म के प्रोफेशनल कोर्स अगर आप सिस्को के करना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है हमारा टॉपिक जो है वो है OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या चीज़ है? तो यहाँ पे हमारे पास, मुझे ज़रा पेन लेने दें। यहाँ पे इस तरह होता है कि सबसे पहले जो 70s 60s में, 70s, लेट 70s और 60s में ये वहाँ पर इस तरह होता था उस वक़्त, उस ज़माने में, कि सेम मैन्युफैक्चरर वाले पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर वाले पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। क्या मतलब है? मतलब ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीसी है और ये पीसी जो है ये सोनी वाला का है, ठीक है। ये दूसरा पीसी है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल IBM का है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों पीसी जो है ये डिफरेंट कंपनीज का हार्डवेयर है। तो इस मॉडल के इंट्रोडक्शन से पहले इस तरह होता था कि ये दोनों पीसी अगर हम कनेक्ट कर लेते थे तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी था कि ये पीसी भी, ये दोनों पीसी एक ही कंपनी का होना चाहिए। सपोज़ अगर ये सोनी का पीसी है तो ये भी सोनी का पीसी होता तो फिर ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेम मैन्युफैक्चरर या सेम वेंडर भी इसको कहा जाता है। तो इसी तरह ये हमारे पास OSI मॉडल के इंट्रोडक्शन से पहले ये होता था, सेम मैन्युफैक्चरर वाले पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स या डिफरेंट वेंडर्स वाले पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। तो लेट 1970s में एक मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया? ISO ने। ISO किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने OSI को इंट्रोड्यूस किया लेट 70s में या अर्ली 80s में, और उन्होंने ये पॉसिबिलिटी ले आए कि अगर डिफरेंट वेंडर्स के मशीन या पीसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आज के ज़माने में आप देख लो क्या होता है। आपका लैपटॉप होता है, वो आपका लैपटॉप फॉर एग्ज़ाम्पल वो HP है, ठीक है, और आप अगर किसी दूसरे बंदे के साथ इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर रहे हो फेसबुक पे, तो हो सकता है कि वो बंदा अमेरिका में कहीं पर बैठा हो और उसका जो मशीन हो वो फॉर एग्ज़ाम्पल डेल, ठीक है। तो आपका और उसका जो हार्डवेयर है, आर्किटेक्चर है, वो कम्प्लीटली चेंज है। फिर भी ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर इसको मैसेज भेजते हो या ये आपको मैसेज भेजता है तो आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी किस तरह हुई? OSI मॉडल के ज़रिए, ठीक है। OSI मॉडल ने डिफरेंट हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना सिखाया, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो OSI मॉडल को उन्होंने फिर इस तरह किया कि 7 स्टेप में उन्होंने उसको डिवाइड किया कि अगर कम्युनिकेशन होगी तो कम्युनिकेशन ये 7 स्टेप से गुज़र के
एक पैकेट 7 स्टेप से गुजरेगा और फिर उसके बाद ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो वो 7 स्टेप जो थे वो मेरे पास ये है: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर। ठीक है, इसमें ये जो हमारे पास पहले जो 3 लेयर हैं ये मेरे पास कहलाते हैं अपर लेयर। जो लास्ट जो 4 लेयर हैं वो मेरे पास कहलाते हैं बॉटम लेयर्स। ठीक है, ये जो अपर लेयर है ये डेटा के रिलेटेड है। ठीक है, डेटा के रिलेटेड ये लेयर है। बॉटम लेयर जो है ये बेसिकली ट्रांसमिशन या ट्रांसफरिंग के रिलेटेड है। मतलब पहले 3 लेयर डेटा है और जो आखिरी 4 लेयर है ये डेटा किस तरह ट्रांसफ़र होगा, तो ये इसके रिलेटेड है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। सही है, तो आइए ज़रा इस स्लाइड को एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन नेटवर्क फर्स्ट केम इनटू बीइंग कंप्यूटर ऑफ सेम मैन्युफैक्चर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डिफरेंट वेंडर पीसीज आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, उस वक़्त डिफरेंट वेंडर्स या डिफरेंट मैन्युफैक्चर के पीसी अलाउड नहीं थे। तो लेट 1970 ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू ब्रेक दिस बैरियर। इसका मतलब ये है कि ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस किया किसने? आईएसओ ने, और उन्होंने ये मसला हल किया, ब्रेक दिस बैरियर। ये जो मसला था उन्होंने इसको तोड़ दिया। मतलब कौन सा मसला? कि सेम वेंडर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर या डिफरेंट वेंडर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ओएसआई मॉडल ने ये पॉसिबल किया कि डिफरेंट कंपनीज़ या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स या डिफरेंट वेंडर्स के पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये 7 स्टेप्स उसको अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब मैं चलता हूँ आगे। अच्छा, लेयर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है और इस स्टोरी को अगर आप गौर से सुनेंगे, इस स्टोरी की समझ आ गई तो फिर आपको ओएसआई मॉडल की समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने APSTNDP, ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ए से आमिर, पामी, शबनम, ताहिर, नदीम, दानियाल, PN ये नाम है। ठीक है, आमिर जो है ये एक कंपनी का हेड है, उसका जो सिक्योरिटी है वो ये है। ठीक है, पामी के अंडर ये काम करता है, ये बंदा काम करता है या बंदी काम करती है। ये जो इसके अंडर ये बंदा काम करता है, इसके अंडर ये, फिर इसी तरह। तो यहाँ पे जो आमिर जो है ये कंपनी का CEO है या आप ये कह लें। ठीक है, ये क्या करता है? ये कंपनी जो है ये बेसिकली ये कंपनी जर्मनी की कोई कंपनी है। ठीक है, ये साहब क्या काम करता है? ये साहब कहता है कि भाई मुझे एक लेटर लिखना है, और वो लेटर किसको लिखना है? एक अरब की एक कंपनी है उसको मैंने लेटर लिखना है। लेकिन मसला ये है कि इस साहब को सिर्फ जर्मन ही आती है। तो ये क्या करेगा? ये पेन लेगा और कागज़ लेगा और उस पर वो लेटर टाइप करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट वो बनाएगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, उसने वो लेटर लिख दिया। तो इसने क्या किया? इसने अपने सिक्योरिटी को सेक्रेटरी को दे दिया कि भाई ये लो और ये फ़ला कंपनी के लिए है, इसको वो भेज दो। तो ये सेक्रेटरी क्या करता है? ये उस लेटर को ट्रांसलेट कर देगा। ज़ाहिर है वो जर्मनी के लैंग्वेज में होगा, तो ये क्या करेगा? ये उसको अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेगा। इसने अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया और इसने वो लेटर उठा के अपने सेक्रेटरी को दे दिया, शबनम को। शबनम क्या करेगी? शबनम के पास जैसे ही वो लेटर पहुंचेगा तो शबनम क्या करेगी? वो ये करेगी कि वो जिस कंपनी को वो लेटर भेजना चाह रही है उसी कंपनी के बंदे को कॉल करेगी। सपोज़ ये वाला बंदा है, ये अरबिक
कंपनी है, ठीक है। उसको कॉल करेगी और कहेगी कि मैं आपको ये लेटर भिजवाना चाह रही हूँ, मैं आपको भेज दूँ। और हमारी कंपनी जो है वो जर्मनी की कंपनी है, अपनी इंट्रोडक्शन करेगी और फिर वो इसको कहेगी कि मैं आपको ये लेटर भिजवाना चाह रही हूँ, किस टाइम में भेज दूँ। वो सारा सब कुछ करके, अपॉइंटमेंट सब कुछ सेट करके वो क्या करेगी, वो अपना लेटर जो है इस बंदे को दे देगी, तायर को। तायर क्या करेगा, तायर के पास जैसे ही वो लेटर आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेटर जो है या फाइल जो है वो 100 पेजेस की है, ठीक है। तो तायर क्या करेगा, तायर कहेगा कि भाई ये तो 100 पेजेस की फ़ाइल है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 25-25 पेजेस की 4 फाइलें मैं बना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये रास्ते में अगर एक फ़ाइल भी गुम हो जाए तो बाकी फ़ाइल तो हमारे पास होंगी, हमें सिर्फ वो फ़ाइल फिर बनाना पड़ेगा जो हमसे गुम हो गया है, ठीक है। तो तायर क्या करेगा, तायर उस फाइल को डिवाइड कर देगा चार अलहदा फाइल्स में, ठीक है। और वो क्या कर लेगा, वो 4 फाइलें उठा के अपने सेक्रेटरी को दे देगा, नदीम को। नदीम क्या करेगा, नदीम के पास जैसे ही वो चारों फाइलें आ जाएंगी तो वो उस पर क्या कर देगा, वो उस पर एड्रेस लिख देगा, उस कंपनी का जो एड्रेस है, जिस तरह हम लेटर पे लिखते हैं फ्राम और टू, कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, ठीक है। तो ये इस पे एड्रेस लिख लेगा और उसके साथ ही वो उस पे ये भी बताएगा कि तुमने अगर इस कंपनी को जाना है तो वो रास्ता भी डिफ़ाइन कर देगा, बेस्ट पाथ वो डिफ़ाइन कर लेगा कि इस लेटर को इस रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है। नदीम वो लेटर उठाएगा और वो दानियाल को दे देगा जो उसका सेक्रेटरी है। दानियाल क्या करेगा, दानियाल जो है उस पे सील लगाएगा, उस जो एनवेलप है या जो फाइल्स हैं 4 उस पे अपनी कंपनी के सील लगाएगा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इस तरह ना हो कि कोई वो सील को खोल ले तो फिर पता चल जाना चाहिए कि ये पहले से खोला हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो दानियाल उस पर सील लगाएगा और वो फ़ाइल उठा के पीएन को दे देगा कि भाई ये ले जाओ। पीएन क्या करेगा, पीएन वो फ़ाइल उठा के इस कंपनी के पीएन को दे देगा जो अरबिक कंपनी है। पीएन जो है वो अपने जो उसका जो बॉस होगा उसको दे देगा। उसका ये बॉस क्या करेगा, ये सील को चेक करेगा, हाँ ये तो सील लगी हुई है, ठीक है, ये जेन्युइन फाइल्स हैं। तो वो क्या करेगा, वो सील देख लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये होगा कि सील जो वो फाइलें उठा के नदीम को दे देगा। यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अच्छा ये एड्रेस और ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ एड्रेस ठीक है क्योंकि ये इस फ्ला कंपनी से आया हुआ है और हाँ ये हमारा ही है, ठीक है। वो ये सब कुछ चेक करेगा और ये उठा के फिर टायर इस बंदे को दे देगा। ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा उसको देखेगा कि भाई अच्छा ये तो चार फाइलें हैं, मैं इसको एक ही फ़ाइल बनाता हूँ। तो वो जो चारों फाइलों को एक फ़ाइल बना लेगा और अपने इस बॉस को दे देगा। ये क्या करे, ये चेक करेगा कि अच्छा ये तो उस कंपनी ने मुझे कॉल किया था, अपॉइंटमेंट ली थी कि ये इस टाइम तक आपको पहुँचेगा, ठीक है, ये तो सही है, कंपनी का एड्रेस सब कुछ सही है। ये इसको दे देगा। ये चेक करेगा कि अच्छा ठीक है, ये जो फ़ाइल है इसमें ये हमारी लैंग्वेज में है कि नहीं, हमारी लैंग्वेज में नहीं है। अगर हमारी लैंग्वेज में नहीं है तो ये इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और अगर ये अपनी लैंग्वेज में है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने इस CEO को दे देगा और CEO जो है वो प्रॉपरली उसको रीड कर लेगा। तो OSI मॉडल बेसिकली आपके पास ये काम करता है, ठीक है। होपफुली आपको स्टोरी की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप इसको देख सकते हो, दोबारा लेक्चर को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, एक मिनट ज़रा।
अच्छा, तो हमारे पास जो जो लेयर है पहला वो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर हमारे पास क्या है, आप जैसे ही आप कंप्यूटर खोल लेते हो और आप ब्राउज़र को ओपन कर लेते हो, मतलब यूज़र डायरेक्टली जो अपने पीसी के साथ कम्युनिकेट करता है वो कौन से लेयर पे करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। ये पहला पॉइंट जो है, एंड यूज़र कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द पीसी। जैसे ही आप पीसी खोल लेते हो आप एप्लीकेशन लेयर पे होते हो। ठीक है, आप अगर ब्राउज़र को खोल लेते हो, कोई चीज़ ब्राउजिंग करते हो, कोई डाउनलोडिंग करते हो, अपलोडिंग करते हो, ठीक है, डेटा सेंडिंग, रिसीविंग, डेटा शेयरिंग, ये सारी काम जो है ये एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर एक और काम करता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सफिशेंट रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वीडियो पे क्लिक कर लेते हो तो वो वीडियो आपको थोड़ी देर के लिए, वो मतलब 1 सेकंड 2 के बाद वो वीडियो आपको खुल जाती है और प्रॉपरली उसमें वॉइस भी आ जाता है और वीडियो भी आ जाती है, और आप फिर मूवी को एंजॉय करते हो। तो ये जो थोड़ा सा टाइम लेता है ये बेसिकली एप्लीकेशन लेयर होता है, और वो चेक करता है कि यहाँ पे इस वीडियो, ये जो फाइल इसने खोली हुई है इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो वीडियो और दूसरी वॉइस। आया मेरे पास स्पीकर हैं? जी हैं। अच्छा, आया मेरे पास कोडेक है कि इसकी जी ये जो वीडियो है ये चल जाए? जी हैं। तो ये दोनों रिसोर्सेज चेक होती हैं और फिर उसके बाद आपको वीडियो खुल जाती है। तो सफिशेंट रिसोर्सेज का मतलब ये है कि ये रिसोर्सेज को चेक करता है। रिसोर्सेज कौन से लेयर पे चेक होती है? एप्लीकेशन लेयर पे। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको प्रिंटिंग की देता हूँ। आप वर्ड में आप कोई पेज लिख लेते हो और फिर उसके बाद आप प्रिंट का बटन दबा लेते हो। ठीक है, प्रिंट का बटन दबा लेते हो तो थोड़ी देर बाद आपका जो पेज है वो प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। ये थोड़ी देर, ये टाइम क्यों लेता है? ये कंप्यूटर चेक करता है कि इसके साथ ये जो प्रिंट की रिक्वेस्ट कर रहा है, आया प्रिंट मेरे पास अटैच है कि नहीं है। प्रिंट अटैच है, ठीक है, तो आपका वो पेज प्रिंट होने लगता है। तो रिसोर्सेज चेक होती हैं कि आया मेरे पास ये चीज़ है कि नहीं है। अगर मेरे पास प्रिंट अटैच नहीं है तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि प्रिंट अटैच नहीं है, या कोई एरर मैसेज आपको आ जाता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर है। इस डायग्राम को मैं आखिर में समझाऊंगा, इसको आप फ़िलहाल भूल जाइएगा। दूसरा जो मेरे पास आता है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। स्टोरी में पी का काम क्या था? नाम मैं भूल गया हूँ, पी का नाम क्या था उसमें? पामी। तो इसका काम क्या था? ये पामी क्या करती थी, उसने जैसे ही उसके बॉस ने लेटर टाइप किया तो उसने उस लेटर को अरबिक में ट्रांसलेट कर लिया। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि प्रेजेंटेशन लेयर आपकी कोड फॉर्मेटिंग करता है। मतलब ये है कि या तो वो डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता है, या डेटा को डिक्रिप्ट कर लेता है, या कंप्रेशन या डीकम्प्रेशन, ये 4 काम। आप ट्रांसलेट भी कह सकते हो। कोड फॉर्मेटिंग मतलब जिस बंदे को मैं ये डेटा भेज रहा हूँ, आया मैं उसको उस लैंग्वेज में इस डेटा को ट्रांसलेट कर लूँ ताकि जिसको भेज रहा हूँ उसको इसकी समझ आ जाए। तो ये काम कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, और इसमें आप ये काम भी कर सकते हो, डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, डिक्रिप्ट भी कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो, डीकम्प्रेशन भी होती है। ठीक है, ये सेंडिंग से पहले। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा जो है सेशन लेयर। सेशन लेयर आपका क्या काम करता है कि ये जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक वर्चुअल लिंक बन जाता है, या वर्चुअल सर्किट बन जाता है। जब ये बन जाता है तो उसके बाद ये पीसी इसको कम्युनिकेट कर सकता है और ये इसको कर सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये सर्किट बनेगा, वर्चुअल सर्किट बनेगा। यहाँ पे मैंने और फिर उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं डायलॉग कंट्रोलर। डायलॉग कंट्रोलर क्या करता है कि ये सर्किट बन गया है तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन को ड्रॉप नहीं होने देना। ठीक है,
अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश है तो कम्युनिकेशन इन दोनों के दरमियान होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस इनमें से अगर कोई कनेक्शन को ख़त्म कर ले तो वो तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश है तो डेटा ये इसको किस तरह भेजेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डायलॉग कंट्रोलर की है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मोबाइल आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त के साथ बात करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस दोस्त का फ़ोन नंबर आपको चाहिए या मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में एंटर करते हो और उसको कॉल मिला लेते हो। जब एकदम तो कॉल नहीं मिलती ना, वो रिंग जाता है। जब रिंग जाता है तो जैसे ही वो उठा लेता है तो उसके और आपके दरमियान एक वर्चुअल सर्किट या एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और फिर उसके बाद आप उसको हेलो करते हो या वो आपको हेलो करता है तो डेटा सेंडिंग या रिसीविंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सेशन लेयर का एग्जांपल है। नॉर्मली जब हम ऑथेंटिकेशन करते हैं या परमिशन या सेशन रिस्टोरेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब ये है कि आप, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप फेसबुक का पेज जैसे ही खोलते हो तो आपसे वो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। अगर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपकी पीसी और फेसबुक के सर्वर के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता अनटिल एंड अनलेस अगर आपने ऑथेंटिकेशन अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर सही दिया तो फिर आपका पीसी जो है और फेसबुक के जो सर्वर है उसके दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और आपको आपका पेज खुल जाता है। मतलब आप प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो जाते हो कि हाँ ये यूज़र ऑथेंटिक यूज़र है, आपको परमिशन मिल जाती है और फिर उसके बाद आप उसमें वीडियो अपलोड करते हो, किसी का मैसेज पढ़ते हो, किसी के वॉलपेपर पे या किसी के तस्वीर पे आप कमेंट्स करते हो। ठीक है, तो ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे मांगता है ये बेसिकली सेशन लेयर है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है टू प्रोवाइड वर्चुअल पाथ फॉर ईच कम्युनिकेशन ये मैंने आपको बता दिया, डायलॉग कंट्रोलर भी बता दिया, ऑथेंटिकेशन, परमिशन, सेशन रिस्टोरेशन ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपका जो बड़ा डेटा होता है वो बेसिकली डिवाइड होता है ग्रुप्स में, लॉजिकल ग्रुप्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है डेटा। ठीक है, वहाँ पे जो स्टोरी मैंने बताई थी उस स्टोरी में टी क्या काम करता था, ताहिर क्या काम करता था कि जैसे ही उसके पास वो 100 पेजेस आई, एक फ़ाइल आया उसमें 100 पेजेस थी, तो उसने क्या किया, उसने उस 100 पेजेस को 25-25 पेजेस उसकी बनाई, 4 कापियाँ, और हर एक को फ़ाइल में बंद कर दिया। मतलब एक फ़ाइल से उसने 4 फाइलें बना दी। ठीक है, तो जो बड़ी फ़ाइल थी उसको डिवाइड कर दिया 4 फाइल्स में। ठीक है, तो ताहिर ये काम करता था। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी वही काम करता है, आपका जो बड़ा डेटा जो होता है उसको डिवाइड करता है ग्रुप्स में, पार्ट्स में। ठीक है, वो डिवाइड कर लेता है सेंडिंग से पहले। ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है, मतलब इस पीसी और इस पीसी के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन है। ठीक है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ठीक है, जो 3rd नंबर पॉइंट है मेरे पास टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल जहाँ पर भी यूज़ होता है तो वो कौन सा लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब अगर आप कोई फ़ाइल अपनी ईमेल पे अटैच कर लेते हो, टेक्स्ट फाइल, और उसको अपने फ्रेंड को ईमेल करते हो, तो ये कौन से लेयर पे आप काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, क्योंकि वो फ़ाइल टेक्स्ट फॉर्म में है। तो आपको पता है कि टीसीपी कौन सा डेटा यूज़ करता है। अगर आप टेक्स्ट फाइल किसी को भेजना चाहते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, टीसीपी। आप ब्राउजिंग करना चाहते हो तो टीसीपी। ठीक है, यूडीपी जो है, यूडीपी बेसिकली आपके पास जो ऑडियो और वीडियो डेटा यूज़ होता है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्काइप। स्काइप पे आप क्या करते हो, स्काइप पे हम नॉर्मली वीडियो चैट करते हैं, तो उसके बैक एंड पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, यूडीपी। तो ये काम जब हम करेंगे तो कौन से लेयर पे ये काम होंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है,
थर्ड नंबर पॉइंट जो है मेरे पास है फ़्लो कंट्रोल। फ़्लो कंट्रोल क्या है? अगर ये पीसी है और ये पीसी है, ये पीसी 1 है, ये 2 है, ये उसको एक पैकेट बेचता है, फिर दूसरा बेचता है, फिर तीसरा बेचता है, फिर चौथा, और इसी तरह ये बेचता रहता है। जब इसका बफर फुल हो जाता है रिसीवर का, तो ये इसको मैसेज भेज देगा कि स्टॉप, रुक जाओ और डेटा मुझ पर सेंड ना करो। जैसे ही ये PC2 ये सारे पैकेट को प्रोसेस कर लेगा, तो ये फिर इसको भेज दे, इसको एक्नॉलेज कर लेगा कि मुझे दोबारा डेटा सेंड करना शुरू कर जाओ, तो ये फिर डेटा सेंडिंग शुरू कर लेगा। तो ये क्या कहलाता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास फ़्लो कंट्रोल, डेटा की जो फ़्लो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ़्लो कंट्रोल है। कनेक्शन ओरिएंटेड, मुझे ज़रा इसको, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है? ये PC1 है, ये मेरे पास PC2 है। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या कि ये इसके साथ कनेक्शन बनाएगा, तो ये पहले इसको सिंक की रिक्वेस्ट भेजेगा, ये उसको रिक्वेस्ट भेजेगा PC1 PC2 को कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ और आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो ये इसको PC2 PC1 को रिप्लाई भेजेगा कि ओके मैं रेडी हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो तीसरी स्टेप में क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, प्रॉपरली कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, और फिर PC1 PC2 को या PC2 PC1 को डेटा सेंडिंग और रिसीविंग शुरू हो जाएगी। ये जो 3 स्टेप हो चुके हैं, रिक्वेस्ट एक्नॉलेज हो गई है और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गए, ये 3 काम हो गए। इसको हम क्या कहते हैं? 3 वे हैंडशेक, सॉरी मेरी 3 वे, इसको हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक, HANDSHAKE आई थिंक, कुछ इस तरह। तो इसको हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में हमारे पास 2 PC के दरमियान एक पहले से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, और जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक, ठीक है, या कॉल सेटअप भी उसको बोलते हैं। और फिर उन दोनों के दरमियान डेटा ट्रांसफरिंग शुरू हो जाती है। जब इनके दरमियान कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, तो ये भी अपने कनेक्शन को रिमूव कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, और ये भी ख़त्म कर लेता है, तो इनके दरमियान ये कनेक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो ये 3 वे हैंडशेक होगी, फिर उसके बाद डेटा सेंडिंग और रिसीविंग शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। ये कनेक्शन, और ये बेसिकली 3 वे हैंडशेक जो है ये हमारे पास TCP में होता है। बेसिकली ये TCP काम कर रहे हैं, तो TCP इसी वजह से स्लो होता है। UDP में हमारे पास कनेक्शन नहीं बनता, तो UDP हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये मेरे पास था कनेक्शन ओरिएंटेड, सही है। अब हम आते हैं विंडोइंग में। विंडोइंग क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये PC1 है, ये PC2 है, ये इसको जैसे ही कोई पैकेट सेंड करेगा PC1 PC2 को, तो 2 उसका एक्नॉलेज कर लेगा, रिप्लाई कर लेगा कि हाँ जी मुझे ये पैकेट पहुंच चुका है। उसके बाद ये फिर दूसरा पैकेट भेज देगा, और इसी तरह ये 2 जो है इसको एक्नॉलेज कर लेगा कि मुझे तुम्हारा ये पैकेट मिल चुका है। मतलब ये है कि अगर कोई भी PC अगर किसी को कोई पैकेट भेजना चाहता है, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, उसका रिप्लाई आएगा। जब तक उसका रिप्लाई नहीं आएगा तो या कंफर्मेशन नहीं आएगी, तो वो PC फिर दूसरा पैकेट नहीं भेजेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विंडोइंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मसला ये आता है कि जब तक इसको रिप्लाई नहीं आएगा, ये 2 को दूसरा पैकेट नहीं भेजेगा, तो ये तो हमारे पास कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम विंडो साइज़ को सेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ विंडो साइज़ 4, इसका क्या मतलब है? मुझे ज़रा इसको रिमूव करने दें। ये 1, ये 2, विंडो साइज़ 3 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, PC1 PC2 को 3 पैकेट भेजेगा।
3 पैकेट के बाद ये 2 1 को रिप्लाई भेजेगा कि मुझे तुम्हारे 3 पैकेट मिल चुके हैं। मतलब हर एक पैकेट पे ये रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसी तरह हमारे पास फिर कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है। ठीक है, तो विंडो साइज़ आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं विंडोइंग। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट मैंने आपको बता दिया, कन्फर्मेशन। PC1 से मेरे पास मुझे एक पैकेट रिसीव हुआ है, तो मैं PC1 को रिप्लाई भेज दूंगा कि तुम्हारा ये पैकेट मुझे रिसीव हो चुका है, मैं उसको कंफर्म कर लूँगा। इसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। हम आगे चलते हैं नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या है, जब हम IP एड्रेस, ये इस स्लाइड को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ। राउटर डिवाइस को, राउटर जो है वो कौन से लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने जो सेगमेंट बनाई होती है वो कन्वर्ट हो जाती है पैकेट्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टोरी में ये जो नदीम बंदा था, ये क्या काम करता था, ये उसी फाइल पे एड्रेस लिख लेता था। तो पैकेट का मतलब ये है कि उस सेगमेंट को वो उस पे वो एड्रेस लिख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेगमेंट आर, ये आर होना चाहिए था, बहरहाल सेगमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स। ठीक है, वो पैकेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। राउटर हमारे पास यूज़ होता है इस लेयर पे। ठीक है, राउटर यूज़ होता है, और फिर वो पैकेट पे वो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एड्रेसिंग हो जाती है कि ये पैकेट जो है ये इस सोर्स से आया है और इस डेस्टिनेशन को जाएगा, तो उस पे वो प्रॉपरली एड्रेस लिख दिया जाता है। और फिर इसमें हम ये भी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये पैकेट जो है कौन से शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगा। तो ये भी हमारे पास इसी नेटवर्क लेयर पे ये काम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, IP एड्रेस असाइन ऑन दिस लेयर। IP एड्रेस, जब हम IP एड्रेस लेते हो तो हम नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। राउटर जो है होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। सेगमेंट आर कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स, डिटरमाइन बेस्ट पाथ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये ट्रैक द लोकेशन ऑफ अ डिवाइस इन द नेटवर्क, ये डिवाइस कहाँ पर पड़ा हुआ है और फिर उसको पहुँचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। मैनेजिंग डिवाइस एड्रेसिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एड्रेसिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे हमारे पास दो किस्म के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, एक को हम कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल और एक को हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल हमारे पास जो है IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6, ये दो प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, राउटेड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि ये डेटा मतलब ये प्रोटोकॉल हमारे पास सेंडिंग के लिए यूज़ होता है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को डेटा सेंड करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, राउटेड प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, ये उसको पाथ बताएगा कि तुम्हें जाना तो है लेकिन इस रास्ते से जाना है। ठीक है, तो हमारे पास राउटेड प्रोटोकॉल जो है वो IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 है। राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास जो है वो आपको पता है RIP, OSPF, EIGRP, ये हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये अपडेट भेजते हैं और आपको बेस्ट पाथ दिखाते हैं कि इसी पाथ पे आपका डेटा ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि डायनेमिक प्रोटोकॉल जो है उसमें जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है RIP, EIGRP, OSPF, ये कौन से लेयर पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे। इन शॉर्ट, नेटवर्क लेयर पे क्या काम होता है, जब आप IP एड्रेस किसी मशीन को असाइन करते हो तो आप नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हो। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि आपके डेटा पे फ्रॉम टू ये एड्रेस लिख दिया जाता है और ये भी बताया जाता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है, कौन से पाथ से ये पैकेट गुजर के अपने डेस्टिनेशन को जाएगा। इसमें हमारे पास दो किस्म के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, राउटेड एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डेटा पैकेट, राउट अपडेट पैकेट, दो किस्म के पैकेट है। डेटा पैकेट में हमारे पास राउटेड प्रोटोकॉल आ जाती है, राउटिंग अपडेट पैकेट्स में हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल आ जाती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।
अब हम आते हैं डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे यहाँ पे हमारे पास जो है पैकेट्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेम्स में। यहाँ पे हमारे पास जो फिज़िकल एड्रेसिंग है, मैक एड्रेस, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे डिफ़ाइन हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइस यूज़ होता है वो स्विचेस और ब्रिजेस, ये कौन से लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे और कौन सा काम होता है कि आपका एरर डिटेक्शन होता है और वो करेक्शन होती है उसकी। मतलब ये है कि आपके डेटा में कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर पॉइंट आउट हो जाए तो फिर वो उसको करेक्ट कर लेते हैं सेंडिंग से पहले, ठीक है। ये काम डेटा लिंक लेयर पे होता है। हमारे पास दो किस्म के प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होते हैं, आर्प और रिवर्स आर्प। आपको आर्प और रिवर्स आर्प का पता होगा। आर्प क्या काम करता है, आईपी टू मैक, मैक टू आईपी। ये मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। फिज़िकल सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका यहाँ पे डिफ़ाइन होता है, ठीक है। दो राउटर के दरमियान पैकेट को सेंड करना, अगर वो फास्ट इथरनेट पोर्ट के ज़रिए कनेक्टेड है तो ये भी डेटा लिंक लेयर काम करता है। डेटा लिंक लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता। देखिए मैं आपको यहाँ पे मैं ज़रा ड्रा करता हूँ। दो राउटर्स हैं, ठीक है, 1 2। सबसे पहले मैं ज़रा नेटवर्क लेयर, इस राउटर के पास एक पैकेट आता है तो उस पैकेट में हमारे पास जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो इसके राउटिंग टेबल में होगा। लेकिन राउटर तो बेसिकली नेटवर्क्स पे काम करता है, वो तो जो प्रॉपर नेटवर्क में कौन से मशीन को ये पैकेट जाना है उस पे तो वो काम नहीं करता। राउटर के पास वो एड्रेस नहीं होता, राउटर के पास नेटवर्क का एड्रेस होता है। तो राउटर के पास जैसे ही एक पैकेट पहुंचता है तो उस आईपी से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि इसकी डेस्टिनेशन जो है वो मेरे पास कौन से नेटवर्क में है। तो इसके राउटिंग टेबल में, R2 के राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क उसको पता होता है कि वो कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल S0/1 फॉर एग्ज़ाम्पल। मुझे ज़रा और एक्सप्लेन करने दें। यहाँ पे एक पीसी है 10.0.0.3। अब जैसे ही आप इसको ज़रा समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। R2 के पास एक पैकेट आया और उसके सोर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल 11 का एड्रेस था और उसके डेस्टिनेशन में जो एड्रेस था वो था 10.0.0.3। अब इस राउटर को पता है कि 10 का नेटवर्क जो है, 10 के नेटवर्क पे मैं जाऊंगा तो मैं कौन से पोर्ट से निकलूँगा, इसी पोर्ट से, क्योंकि 10 का नेटवर्क यहाँ पर इस राउटर के पास है। लेकिन राउटर को तो 3 का पता नहीं है कि ये 3 जो है ये तो मशीन एड्रेस है, राउटर को ये पता नहीं है। तो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या काम, नेटवर्क लेयर पे हमारे पास नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन होती है। ये राउटर क्या करेगा, इसको पता है कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए मुझे ये पोर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये पैकेट इस पोर्ट पे आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये पैकेट जैसे यहाँ पे पहुँचेगा इसके पास, तो इसके पास जो 10 का नेटवर्क है वो इधर लगा हुआ है, ठीक है। और कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, FA 0/0। इसके राउटिंग टेबल में है कि 10 का नेटवर्क तो मेरे पास यहाँ पे है, तो वो पैकेट यहाँ पे उठा लेगा और इसको दे देगा। यहाँ पे आपको पता है हमारे पास आर्प प्रोटोकॉल काम करते हैं, मैक टू आईपी, आईपी टू मैक, ठीक है। तो जैसे ही इसने ये पैकेट आगे फॉरवर्ड किया, इस स्विच के पास आ गया, तो इस स्विच में हमारे पास आर्प का टेबल बना होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, या राउटर में भी होता है, स्विच में भी होता है। उस पैकेट में डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे पास जो है वो 10.0.0.3 है। तो यहाँ पे आर्प टेबल में हमारे पास मेंशन होगा कि 10.0.0.3 का जो मैक एड्रेस है फॉर एग्जांपल वो है ABC, और वो कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, 01। तो 01 उसके पास ये पोर्ट है, तो वो क्या कर लेगा, उसी पैकेट को उठा के इसी पोर्ट पे आगे फॉरवर्ड कर देगा और इसको वो मैसेज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा लिंक लेयर बेसिकली आपके पास आपको वो मशीन नेटवर्क पे आपको दिखाता है कि ये मशीन जो है, ये पीसी जो है, ये कौन से लेन में है और इसका फिज़िकल एड्रेस कौन सा है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर में हमारे पास सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, मशीन की इंफॉर्मेशन नहीं होती। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।
इसमें हमारे पास दो लेयर काम करते हैं, एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल और दूसरा जो है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या कि इसमें हमारे पास ये लेयर क्या काम करता है, ये आपका सोर्स और डेस्टिनेशन जो फिज़िकल एड्रेस है वो असाइन कर लेता है एक पैकेट को, ठीक है। ये सिर्फ असाइनमेंट कर लेता है, और अगर वो पैकेट किसी राउटर के साथ पहुंच जाए, किसी डिवाइस पे पहुंच जाए, तो वो LLC क्या काम करता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, कि वो उसमें चेक करता है कि इसमें सोर्स एड्रेस कौन सा है और डेस्टिनेशन एड्रेस, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ये उसको आगे फॉरवर्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये मैं सब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहरहाल मैं ऑलरेडी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आखिर में हमारे पास जो है वो फ़िज़िकल लेयर जैसे ही, अच्छा ये डेटा लिंक लेयर वो क्या काम करता है, डेटा लिंक लेयर ये सब काम करके आखिर में आपका जो डेटा है वो 0-1 में कन्वर्ट कर लेता है, फिर इसको दे देता है। तो ये मीडियम पे क्या करता है, वो 0-1 का डेटा इस फिज़िकल मीडियम पे ट्रांसफ़र कर लेता है और वो आगे सेंडिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें हमारे पास जो डिवाइस, जो हमारे पास जो फिज़िकल लेयर की जो डिवाइस है वो है हब तो खैर अब ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, सेंड डेटा इन फिज़िकल मीडियम, सेंड डेटा इन बिट्स, रिसीव डेटा इन बिट्स, और हब इज़ अ फिज़िकल मीडियम। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये मैंने बहुत डिटेल से, अब मैं आता हूँ इस डायग्राम में। ये ज़रा इसके ब्लूप्रिंट्स हैं, आपके जो एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल है उसके ब्लूप्रिंट है। एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम करता है, आपका यूज़र जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है मशीन के साथ। प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डेटा कोडिंग होती है, ठीक है। सेशन लेयर में हमारे पास ऑथेंटिकेशन, परमिशन, सिस्टम रिस्टोरेशन ये होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास एंड टू एंड कंट्रोल होता है, ठीक है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है। नेटवर्क लेयर पे आपका जो IP एड्रेसेस है वो असाइन होती है, राउटिंग होती है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास एरर डिटेक्शन होती है कि एरर, इसमें एरर है, जी है, एरर को ठीक किया जाता है, ठीक है, और फिर वो डेटा फिज़िकल मीडियम को दे दिया जाता है। फिज़िकल मीडियम पे क्या होता है कि 0-1 में आपका डेटा कन्वर्ट हो चुका होता है, और फिज़िकल मीडियम उस डेटा को डेस्टिनेशन पे जो फिज़िकल जो वायर है उस पर सेंडिंग शुरू हो जाती है। तो ये मेरे पास था OSI मॉडल, और मैंने कोशिश की कि मैं आपको प्रॉपरली समझा सकूं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।